आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है ओस्मो रेगुलेशन और दूसरा जो टॉपिक है वो होगा रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओस्मो रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं और ओस्मो रेगुलेशन करते करते ही ना रास सिस्टम आता है, बीच में ही आता है, इसलिए ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। लेकिन ये रास सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया ना तो फिफ्थ सेम के अंदर जो कोलोजी या फिर मेडकेम आएगी वहाँ पे आपको डायरेटिक्स का चैप्टर मिलेगा। वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वहाँ पे किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप क्लियरली बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है ना तो पूरी एचएपी आनी चाहिए आपको। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम अगर एचएपी आपको आती है तो आपके लिए फार्माकोलॉजी बहुत ही इजी हो जाएगी, अदरवाइज आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। ठीक है, तो एचएपी पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ओस्मो रेगुलेशन से। देखिए, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता क्या है। ओस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को, मतलब उनके लेवल्स को मेंटेन करना हमारी बॉडी में। ठीक है, ना तो वाटर का लेवल ज़्यादा हो, ना तो वाटर ज़्यादा हो, ना फिर साल्ट ज़्यादा हो, ना तो वाटर की कमी हो, ना फिर वो जो सोल्ट है उनकी कमी हो। यानी कि बैलेंस करके रखना दोनों चीज़ों को। ना तो कोई एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए या कोई कम अमाउंट में होना चाहिए, चाहे वो वाटर की बात कर रहा हो चाहे वो साल्ट की बात कर रही हो। ठीक है, तो ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है बैलेंस बना के रखना दोनों के बीच में। देखिए, अब हम चार कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन देखिए, इफ़ वाटर डिफिक्ट, अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाती है तो उसको कैसे बैलेंस करती है बॉडी, वो देखिए। देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हुई तो क्या होगा, ओस्मोलरिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अगर पानी की कमी होगी, ओस्मोलरिटी यानी कि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर ओस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो जो ओस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो डिटेक्ट कर लेंगे कि भैया ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो चुका है। अब वो जो ओस्मो रिसेप्टर होते हैं वो हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल भेजते हैं, उनको इंड्यूस करवाते हैं। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो चुका है तो कुछ करिए। अब क्या करता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कमांड देता है कि तू क्या कर, तू एडीएच को रिलीज कर। एडीएच क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो इसको रिलीज कर। जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी इस हार्मोन को रिलीज करती है, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करती है, तो ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन करता है एडीएच कोज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब जो फिल्ट्रेट पीसीटी से पास हुआ, फिर वो लूप ऑफ हेनले से पास हुआ, इन दो जगह से पास हुआ, यहाँ पे तो रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, लूप ऑफ हेनले के द्वारा भी कर लिया जाएगा और पीसीटी के द्वारा भी कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर पानी की कमी है। ठीक है, पानी की कमी हो जाने के कारण क्या है, ओस्मोलिटी इंक्रीज होती है, फिर ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। ओस्मोटिक प्रेशर डिटेक्ट करता है ओस्मो रिसेप्टर, ओस्मो रिसेप्टर फिर हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि कुछ कर। हाइपोथैलेमस फिर कमांड देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एडीएच रिलीज करती है। अब वो जो एडीएच है ना, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, वो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी को ये बोलेगा कि तुम भैया वाटर को रीएब्जॉर्ब करो, जो फिल्ट्रेट जा रहा है ना उसमें से वाटर को उठाओ और ब्लड के अंदर फेंक दो, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की क्या है, कमी है। देखिए, एक बात प्रीवियस जब लास्ट क्लास मैंने आपको बताई थी, जो नेफ्रॉन के बारे में आपको समझाया, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझाया, तो वहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। वो पॉइंट ये बताया था कि जो पीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, इनके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फैकल्टेटिव होता है, यानी कि जब ज़रूरत होती है ना तब होता है, और हार्मोन के अंडर में होता है। अब किस हार्मोन के अंडर में होगा, वो एडीएच, पहला हार्मोन तो ये आएगा एडीएच। नेक्स्ट एक और हार्मोन आएगा एल्डोस्टेरोन, वो भी हम आगे देखेंगे वो क्या काम करेगा। तो क्या है, जो डीसीटी और जो पीसीटी, सॉरी, जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट है ना, इनकी जो वॉल है ना ये इम्परमिएबल होती है, यानी कि ये अपने आप से ना कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती।
जब हार्मोन इनको बोलेगा ना कि तुम परमिएबल हो जाओ और वाटर को एब्जॉर्ब कर लो और ब्लड के अंदर इसको डाल दो वाटर के अंदर, ठीक है, तो ये परमिएबल होती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। कौन? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पॉइंट याद रखना कि डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट आर परमिएबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से ध्यान से देखी है और अगर आपको कुछ याद है तो ये जो भी बताया कि कैसे वो रिएब्जॉर्ब करता है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वाटर की कमी हो जाती है तो इस तरीके से बॉडी उसको बैलेंस करती है, राइट। तो ऐसे होता है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, अगर वाटर एक्सेस हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? उसको बाहर निकाला जाएगा। कहाँ? यूरिन के जरिए बाहर निकाला जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा? देखिए, अगर वाटर एक्सेस हुआ तो वहाँ पे ओस्मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ओस्मोलरिटी के डिक्रीज होने से ओस्मोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। अब ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो ओस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। ओस्मो रिसेप्टर तभी डिटेक्ट करते हैं जब ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, इंक्रीज होता है, राइट। तो हाइपोथैलेमस के पास कोई भी क्या है, कमांड नहीं जाएगी, ठीक है। अगर उसके पास कुछ नहीं गया तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को नहीं बोलेगा एडीएच रिलीज करने के लिए। अब एडीएच रिलीज नहीं होगा, अगर एडीएच रिलीज नहीं होगा तो जो कलेक्टिंग डक्ट है और जो डीसीटी है वो रीएब्जॉर्प्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तभी काम करेंगे, तभी रीएब्जॉर्प्शन करेंगे जब एडीएच हार्मोन उनको आके बोलेगा कि तुम इसका रीएब्जॉर्प्शन करो, अदरवाइज वो नहीं करेंगे। तो एडीएच ही रिलीज नहीं हुआ तो वो रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे, और रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो वो जो वाटर है फिल्ट्रेट के अंदर वो बाहर निकल जाएगा यूरिन के जरिए। तो इस तरीके से वाटर अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो बाहर निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो यही है, हाइपोथैलेमस डज नॉट इंड्यूस पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज एडीएच, नो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग इट। जो एक्सेस वाटर है वो लॉस हो जाता है फ्रॉम अवर बॉडी यूरिन की मदद से, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा पानी हो जाता है तो बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। समझ में आया? नेक्स्ट कंडीशन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर जो सोडियम सोल्ट है अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या होगा? अब देखिए, जो ये तीसरी कंडीशन है ना, इसी के अंदर रास सिस्टम काम करता है। रास सिस्टम का काम क्या होता है? साल्ट, सोडियम जो साल्ट है उनकी कमी हो गई तो उसको बैलेंस करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना जो कंसंट्रेशन होती है, जो ओस्मोलरिटी होती है, उसको बैलेंस करके रखना होता है। ये बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर ना हमारी बॉडी के अंदर सोडियम आयंस की, सोडियम जो साल्ट है उनकी कमी हो गई तो क्या होगा? जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सोडियम साल्ट की कमी हुई तो बॉडी को पता लग जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, साथ साथ होंगी। सोडियम की कमी होते ही मैक्यूला डेंसा को मैक्यूला डेंसा ये डिटेक्ट कर लेगा कि भैया हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की कमी हो चुकी है, ठीक है, सोडियम साल्ट की कमी हो चुकी है। तो वो क्या करेगा? वो देखिए ये चीज़ करेगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मैक्यूला डेंसा क्या है, डिटेक्ट करेगा। जैसे ही मैक्यूला डेंसा डिटेक्ट करेगा तो वो इंड्यूस करवाएगा जेजी सेल्स को। वो जेजी सेल्स को बोलेगा कि भाई तू अब काम कर अपना आगे का। जेजी सेल्स क्या है, रिलीज कर देंगी रेनिन को। अब ये जेजी सेल्स क्या है? जेजी का मतलब, जेजी सेल्स का मतलब है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब सोडियम साल्ट की कमी होती है तो मैक्यूला डेंसा इनको इंड्यूस करवाता है, और फिर ये क्या करती हैं, ये एक हार्मोन है या फिर इसको रेनिन को आप एंजाइम बोलो, ठीक है, इसको क्या है, रिलीज करवाती है। तो वो जेजी सेल्स रिलीज करती हैं रेनिन को। तो एक चीज़ तो ये हुई इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई हमारी। अब साथ के साथ क्या होगा, साथ के साथ लीवर को भी पता चला कि सोडियम की कमी हो चुकी है, ठीक है, सोडियम साल्ट की कमी हो चुकी है। तो वो क्या करेगा, वो एंजियोटेंसिनोजन को सिक्रेट कर देगा ब्लड के अंदर, ठीक है। अब देखिए, दो चीज़ें यहाँ पे रिलीज हो चुकी हैं। पहला तो रिलीज हुआ, रेनिन रिलीज हुआ, ठीक है। देखिए,
रेनिन रिलीज हुआ जो कि जेजी सेल्स के द्वारा करवाया गया, और साथ साथ में क्या है, एंजियोटेंसिनोजन भी रिलीज हो चुका है। अब आगे ना इन दोनों का काम बचा, तो इन दोनों की जो कॉमन जो काम करेंगे वो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है। देखिए, अब जो एंजियोटेंसिनोजन जो रिलीज हो चुका है और जो रेनिन रेनिन भी रिलीज हो चुका है, अब एंजियोटेंसिनोजन पे रेनिन काम करेगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और फिर एंजियोटेंसिन जो 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। यहाँ पे एक एंजाइम कन्वर्ट करेगा दोनों को, यहाँ पे करेगा ACE। इस एंजाइम का नाम क्या है, ACE। ACE का मतलब क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये याद रखना, ये कोलॉजी के अंदर आपको बहुत ही काम आने वाला है, ACE, ठीक है। यहाँ पे ये एंजाइम क्या है, कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ओके। अब एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही बन गया तो वो क्या करेगा, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को इंड्यूस करवाएगा, उसको बोलेगा कि भाई तू क्या रिलीज कर, तू एल्डोस्टेरोन रिलीज कर। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, एड्रिनल ग्लैंड का ही तो पार्ट है, दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन है एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर, जिसका दूसरा नाम क्या था, सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते थे ना, मैंने आपको पढ़ाया था जब रीनल इसकी किडनी की स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन करेगा रीएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम साल्ट का, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन क्या कहेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को कहेगा कि अब तुम सोडियम साल्ट को उठाओ और ब्लड के अंदर फेंक दो, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन कहेगा। अब देखिए पीछे क्या था, एडीएच, वो था एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से, लेकिन जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो करवाएगा सोडियम साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस तरीके से जो कमी हुई थी ये सोडियम साल्ट की, वो क्या है, वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी जो ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई ना, यही होता है रास सिस्टम। देखिए रास सिस्टम क्या है, एक्चुअली ये जो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज हो गया और ये जो रेनिन है ये भी रिलीज हो गया। अब आगे जो ये प्रोसेस, ये पूरी की पूरी प्रोसेस अभी मैंने आपको बताई ना, ये है रास सिस्टम। रास का मतलब क्या, आर से रेनिन, यहाँ पे रेनिन इन्वॉल्व है, ए से एंजियोटेंसिन है ना, ये दो एंजियोटेंसिन इन्वॉल्व हैं, और ए से फिर एल्डोस्टेरोन, यानी कि जो एल्डोस्टेरोन है ये रहा एल्डोस्टेरोन, ये भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना इसी को रास सिस्टम बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ना RAS लिखा मिलेगा, रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसको ये बोलते हैं RAAS, ये होगा ये रास, ये वाला रास नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। रास सिस्टम ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से जो ये सोडियम साल्ट है ना इसकी कमी को पूरा किया जाएगा बॉडी के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्या है, काम करती है। अब ये तो हो गए 3 पॉइंट, 3 सिचुएशन हो गई। अब फोर्थ सिचुएशन देखिए क्या होती है। फोर्थ के अंदर अगर सोडियम जो साल्ट है वो अगर ज़्यादा हो गए हमारी बॉडी के अंदर तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तब देखिए क्या होगा। देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या है, क्या रिलीज हुआ था, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने कहा कि तुम सोडियम साल्ट को उठाते जाओ और फेंकते जाओ। अब क्या हुआ, अगर वो सोडियम साल्ट बैलेंस होने के बाद भी वो उठा के फेंकता गया तो क्या है, सोडियम साल्ट तो एक्सेस में हो जाएंगे ना, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए उसको स्टॉप करने के लिए। तब क्या होता है, अगर वो एक्सेस में हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो जो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो राइट आर्ट्रियम की जो वॉल होती है ना, वो एक चीज़ को सिक्रेट करती है, एक फैक्टर को सिक्रेट करती है, उसका नाम है ANF, यानी कि आर्ट्रियल यूरेटिक फैक्टर। ये फैक्टर जो ANF है ये क्या करता है, ये रेनिन के रिलीज को बंद कर देता है। यानी कि जो रेनिन रिलीज होना है ना जेजी सेल से, उसको ही बंद कर देगा। अब रेनिन रिलीज नहीं होगा, अगर रेनिन रिलीज नहीं होगा, ये रेनिन अगर रिलीज नहीं हुआ
अगर ये रेनिन रिलीज नहीं हुआ तो ये आगे की जितनी भी ये प्रोसेस है ये नहीं होगी और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो एक्सेस है वो क्या है, रास सिस्टम क्या है, वो क्या है, वो स्टॉप हो जाएगा। तो बस एक्सेस नहीं होगा सोडियम साल्ट का, तो बैलेंस हो जाएगा। तो यही कहानी है पूरी बॉडी की, कैसे ओस्मो रेगुलेशन करती है हमारी बॉडी किडनी के थ्रू। ठीक है, एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पे, जो ये एएनएफ होता है ना, एएनएफ आर्टरियल यूरेटिक फैक्टर, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। ये वासोडाइलेशन करता है, वासोडाइलेशन कोज करके, यानी कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसको डायलेट करके, अगर ये ब्लड वेसल्स का जो ये डायमीटर इतना है तो इसको क्या करेगी, डायलेट, यानी कि इसको बढ़ा देगी, जो ये डायमीटर है इसको बढ़ा देगी। वा डायलेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो वासोडाइलेशन कोज करके ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है, कौन, एएनएफ। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि आपको कोलोजी के अंदर काम आएगा, राइट। तो ये सिचुएशंस थी हमारी, 4 सिचुएशंस थी जो हमने कर ली है। तो ये हमारा 2 टॉपिक कवर हुए, एक ओस्मो रेगुलेशन और एक कवर हुआ हमारा रास सिस्टम। ओस्मो रेगुलेशन के अंदर ही रास सिस्टम चलता है, ठीक है। ये रास सिस्टम बहुत काम आएगा आपको कोलोजी के अंदर, राइट। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली अच्छे से समझाया ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। अब एक बात कर लेते हैं छोटी सी। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, मैंने पढ़ा भी दिया, वहाँ पे एक वर्ड आया था, उस क्या वर्ड आया था, वो वर्ड आया था, देखिए मैं पीछे लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। वो वर्ड आया था रेनिन, RENNIN, ये वर्ड आया था रेनिन। और यहाँ पे भी वर्ड आया है रेनिन। स्पेलिंग देखिए, इस रेनिन में एक ही एन है और इस रेनिन में 2 एन है। तो यहाँ पे आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि रेनिन और रेनिन कहीं भी आपको मिले तो आप स्पेलिंग ज़रूर देख लेना ध्यान से, किसकी बात हो रही है, किस रेनिन की बात हो रही है। ये तो हमारा है एंजाइम, जो हमारा जो स्टमक है उसके अंदर होती है पेराइटल सेल, और जो पेराइटल सेल होती है वो क्या करती है, सॉरी पेराइटल सेल नहीं होती है, चीप सेल होती है। वो क्या करती है, वो रेनिन को सिक्रेट करती है। वो 3 एंजाइम सिक्रेट करती थी, एक तो पेप्सिनोजन, एक प्रोरेनिन और एक क्या था, लाइपेज एंजाइम। जो प्रोरेनिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में जाके कन्वर्ट होएगा रेनिन के अंदर। तो रेनिन क्या है, रेनिन हमारा एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, या फिर बोल सकते हैं जो ये जो रेनिन है ना, इस रेनिन की बात कर रहा हूँ मैं, ये हमारा एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला रेनिन है ना, ये वाला रेनिन, ये एंजाइम भी है और ये एक हार्मोन भी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, वो समझना कि रेनिन, इस रेनिन की बात कर रहा हूँ मैं, रेनिन इज ए हार्मोन बट बिहेव लाइक एंजाइम। ये एक हार्मोन है लेकिन एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये काम कर रहा है, ये एक किसकी तरह, एंजाइम की तरह ही तो काम कर रहा है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर भी तो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो जो रेनिन और जो रेनिन 2 वर्ड है ना, ये स्पेलिंग देख लेना, बहुत ही कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए 4 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि रेनिन इज ए हार्मोन एंड रेनिन इज ए एंजाइम, देन रेनिन इज ए हार्मोन, देन रेनिन इज ए एंजाइम। कौन सी सही है कौन सी गलत है बताइए। देखिए ये जो रेनिन, ये वाला जो रेनिन है ये पढ़ा था डाइजेशन के अंदर, तो ये तो था डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये स्टेटमेंट है ठीक। तो ये वाला रेनिन तो हार्मोन नहीं है, तो ये है गलत। अब ये वाला जो रेनिन है ये एक हार्मोन है, ये सही है, लेकिन ये एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है, तो ये भी सही है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये जो स्पेलिंग है ना, ये ध्यान से देख लेना, डबल एन है या सिंगल एन है, राइट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, ओस्मो रेगुलेशन और रास सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वो लिंक आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा, pharmadice.blogspot.com। वो वो हमारी ही वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारे द्वारा ही वो टाइप करके नोट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नोट्स ये मिल जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके।